हेलो स्टूडेंट, मैं एजुकेटर पंकज कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन बिलियन, जिसके अंदर हम इसको कंप्लीट देखते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं इसके और वन बाय वन करके सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जिसको कि अपन ने नाम दिया है चैप्टर डूज। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन बिलियन की डेफिनेशन देखते हैं। दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। और क्योंकि हमें द्विअंगी विलयन की बात करनी है, तो द्विअंगी विलयन में एक पदार्थ होता है आपका विलेय और एक होता है आपका विलायक। इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है? आपका विलयन बन जाता है। विलेय को अपन पूरे चैप्टर में बी से डिनोट करेंगे और विलायक को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। अपन ने क्या करा था? क्लासीफाई किया था विलयन को कई तरीके से। फिर अपन ने एक देखा था कि आपका जो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था है, उसके आधार पर अपन ने वर्गीकृत किया था। तो उसमें हमने 3 तरह के विलयन देखे: गैसीय विलयन, ठोस विलयन और द्रव विलयन। अब उनके एग्जाम्पल आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल जो है ना आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपसे याद हो जाएंगे। जैसे गैसीय विलयन में एक है आपका क्लोरोफॉर्म और N2 का मिश्रण। अब इसमें याद रखना है कि भाई कौन विलायक है और कौन गैस है। तो देखिए, गैसीय विलयन है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई विलायक गैस ही होगा। तो यहाँ पर N2 है, वो गया आपकी गैस है, तो ये विलायक हो गया। और क्लोरोफॉर्म आपका क्या हो गया? द्रव हो गया। ठीक है, द्रव तो है लेकिन क्या हो गया? विलेय हो गया। अगला है कपूर व N2 का मिश्रण। ठीक है, कपूर और N2 का मिश्रण। तो कपूर और N2 के मिश्रण में आपका नाइट्रोजन क्या है? यहाँ पर गैस है। और कपूर आपका क्या है? सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में है, इसका मतलब ये क्या हो गया? गैसीय विलयन हो गया। यहाँ पर N2 आपका क्या है? विलायक है। उसके बाद देखिए ठोस विलयन। ठोस विलयन में आपको एक एग्जांपल याद रखना है कि भाई जो निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की जो सरफेस है, सतह, उस पर आप अगर H2 गैस का क्या कराते हो? अधिशोषण। तो ये भी किसका एग्जांपल है? ठोस विलयन का। अब इसमें क्या है? H2 गैस क्या है? आपकी विलेय है। और यहाँ पर NiPT/PD आपका क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ठीक है ना। और तीसरा एग्जाम्पल अगर देखें इसका, तो आपको याद रखना है सोडियम अमलगम NaHG। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर सोडियम आपका सॉलिड स्टेट में है और लिक्विड जो है आपका क्या रहेगा? मरकरी रहेगा। कोई भी मेटल को आप अगर मरकरी के साथ मिलाते हो तो उससे बनने वाली चीज़ क्या कहलाती है? अमलगम। एक एग्जाम्पल है मिश्र धातु। ये भी ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। इसमें विलेय और विलायक दोनों ही क्या हो जाएंगे? आपके ठोस। जैसे कि पीतल और कांसा। पीतल बनता है आपका कॉपर प्लस जिंक से और कांसा बनता है कॉपर प्लस टिन से। उसके बाद में अपन को सांद्रता के पद देखे। सांद्रता के पदों में अपन ने बात करी द्रव्यमान प्रतिशत की, परसेंटेज वेट बाई वेट। तो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। अगला देखा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। यहाँ पर आपको विलेय की मात्रा ग्राम में लेनी है और विलयन का आयतन किस में लेना है? ml में, इंटू 100। उसके बाद में हमने देखा भाई मोल भिन्न। मोल भिन्न क्या होता है? जिसके आपको मोल निकालने हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ XV का मतलब है विलेय की मोल भिन्न, क्योंकि अपन ने B से किसको रिप्रेजेंट करा था? विलेय को। तो XV इक्वल टू क्या हो जाएगा? NB अपॉन Na प्लस NB। और X इक्वल टू क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस NB। अब आपको पता है कि भाई सारी जितनी भी मोल भिन्न होती हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जितने भी कंपोनेंट हैं, उन सभी मोल भिन्नों का जो सम है वो क्या आता है? 1 आता है, यानी यूनिट के इक्वल आता है। अब यहाँ पर विलेय और विलायक की मोल भिन्नों का योग कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर 3 घटक होते तो तीनों घटकों की मोल भिन्न का योग कितना आता? 1 आता। दूसरी बात, मोल भिन्न जो है वो कैसी आपकी इकाई रहित है और ताप पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ताप का निर्भरता का तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपकी जो भिन्न है, यानी कि जो सूत्र है, इसके अंदर नीचे हर में अगर क्या आ रहा है? आपका आयतन आ रहा है। क्या आ रहा है? आयतन। तो वो तो ताप पर निर्भर करेगा। जैसे कि इसमें आयतन आ रहा है तो ये ताप पर निर्भर करेगा, आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये भी क्या करेगा? ताप पर निर्भर करेगा। और जिसमें नीचे क्या आ रहा है? द्रव्यमान, वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। अब बात यह है कि भाई मोल कैसे निकालें? तो मोल का तो सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको जो द्रव्यमान दिया गया है किसी भी पदार्थ का, वो और नीचे क्या रखेंगे? उसका अनुभार, तो आपके मोल निकल जाएंगे। एक मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला, यदि आपको कणों की संख्या दी गई है, कण का मतलब यहाँ पर परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, उनकी संख्या दी है, तो अपन क्या करेंगे? अवोगाद्रो संख्या से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आपको कणों की संख्या आ जाएगी। अगला मोलरता है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। मोलारता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अगर आपको आयतन ml में दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 1 ml। ठीक है। इसकी इकाई की बात करें तो इकाई क्या होती है इसकी? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। और ये किस पर निर्भर करती है? ताप पर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि नीचे अगर आयतन आता है तो ताप पर निर्भर करेगी। इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं भाई? कैपिटल M इक्वल टू N अपॉन B। N क्या है यहाँ पर? विलय के मोलों की संख्या, और B क्या है? विलयन का आयतन। ओके। अब देखिए उसके बाद में आती है मोललता। तो मोललता की बात करें तो इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान kg में, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अगर आपको विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में दे रखा है तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी फॉर्मूले में 1000 से गुना करा करके वो वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। इकाई क्या होती है इसकी? मोल पर kg इनवर्स। और दोस्तों ये ताप पर क्या है? निर्भर नहीं करती है। अगली टर्म है आपकी नॉर्मलता। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। जो आपका मोलरता का फॉर्मूला था उसमें क्या था? विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ऐसे यहाँ पर क्या है? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और अगर ये लीटर में नहीं है तो वही 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं ये सब अपन अलग से नॉर्मलता की एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आप देख सकते हो पूरी नॉर्मलता और मोलरता। उसमें मैं आपको क्या है अलग से क्वेश्चन दे दूंगा नॉर्मलता और मोलरता के, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलिए। तनुता समीकरण और एक है मिश्रण समीकरण। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट समीकरण है। तनुता समीकरण का मतलब ये है कि कोई विलयन है आपका और उस विलयन की मोलरता क्या है? m1 और उसका आयतन क्या है? b1। अब दोस्तों आपने उसको क्या कर दिया? तनु कर दिया, यानी कि उसमें और विलायक ऐड कर दिया तो तनु हो जाएगा। अब विलायक ऐड करने से उसका आयतन बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा, तो उसकी मोलरता भी चेंज होगी। तो यहाँ पर आपको ये समीकरण यूज़ में लेनी है m1 b1 इक्वल टू m2 b2। और ऐसे ही क्या लेनी है आपको? ये वाली समीकरण लेनी है n1 b1 इक्वल टू n2 b2। यानी कि आपने अगर तनु कर दिया तो उसके बाद में जो विलयन बनेगा आपकी उसकी मोलरता आप निकाल सकते हो। तो ये तो तनुता समीकरण थी m1 b1 इक्वल टू m2 b2। अब है मिश्रण समीकरण। इसका क्या मतलब है कि आपके दो विलयन हैं जिसमें पहले वाले का जो मोलरता है वो m1 है और उसका आयतन b1 है, दूसरा वाला था उसकी मोलरता m2 है और आयतन उसका क्या है? b2। उन दोनों को आपस में आपने मिला दिया तो उसके बाद में क्या होगा? उनका आयतन चेंज हो जाएगा और उनकी मोलरता भी चेंज हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी? m3 b3। अब दोस्तों यहाँ पर जो b3 है ना वो क्या है? b1 प्लस b2 है। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो m3 निकाल सकते हो। इस b3 का नीचे डिवाइड दे दोगे इसमें m1 b1 प्लस m2 b2 अपॉन b3। लेकिन b3 की जगह क्या लिख सकते हैं? b1 प्लस b2। तो आपने जो दोनों मिक्सर कर दिए सॉल्यूशन, उनके बाद में जो नया सॉल्यूशन मिला है उसकी आप निकाल सकते हो, मोलरता निकाल सकते हो। अगला टॉपिक रहेगा आपका ठोसों की द्रव्य विलेयता पर प्रभाव। ठीक है, तो अपन ने विलेयता पढ़ी, दो चीज़ों की विलेयता पढ़ी, एक तो ठोसों की द्रव्य विलेयता और एक गैसों की द्रव्य विलेयता। यहाँ पर है ना इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाते हैं। तो अपन ने पहला पढ़ा था विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो इसमें कहा था कि भाई आपके विलेय और विलायक की प्रकृति कैसी है। यदि विलेय और विलायक अगर समान प्रकृति के हैं तो उनकी विलेयता अधिक होगी। समान समान को घोलता है, इस वाक्य से अपन इस बात को समझ सकते हैं। यदि विलेय आपका ध्रुवीय प्रकृति का है और विलायक भी ध्रुवीय प्रकृति का है तो आपकी विलेयता अधिक होगी। और यदि आपका विलेय और विलायक की प्रकृति अलग है, जैसे एक ध्रुवीय है और दूसरा अध्रुवीय है, तो यहाँ पर विलेयता उसकी क्या होगी? कम होगी। अगर दोनों समान हैं, ध्रुवीय ध्रुवीय हैं या फिर अध्रुवीय अध्रुवीय हैं, तो उन दोनों की विलेयता अधिक होगी। ताप के प्रभाव की अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर ताप के प्रभाव को हम लासात्य के नियम से समझते हैं। यदि आप विलेय को विलायक में घोल रहे हो और ये प्रक्रिया कैसी है? आपकी ऊष्मा शोषी है। ये प्रक्रिया कैसी है? ऊष्मा शोषी है। तो अगर आप ताप बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। और अगर ये प्रक्रिया आपकी कैसी है? ऊष्मा क्षेपी है, तो ऊष्मा क्षेपी के केस में आप ताप बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी? घटेगी। ठीक है, यही बात लिखी थी हमने। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी।
पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दाब का प्रभाव, तो दोस्तों ठोसों की द्रव्य विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस और द्रव आपके क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, इन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें फर्स्ट है गैस की प्रकृति। आपकी गैस की क्या प्रकृति है, तो दोस्तों अगर आपकी गैस जो है वो किसी ब्लैक के साथ क्या कर रही है, अभिक्रिया कर रही है, उसके साथ संगुणन या वियोजन में जा रही है, तो उसकी विलेयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो ये भी थ्योरेटिकल आप देख सकते हो नोट्स के अंदर। अगला है आपका टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर का इफेक्ट इसका इंपॉर्टेंट है और उसका भी इंपॉर्टेंट था ठोसों की द्रव्य विलेयता का। अब देखिए गैसों की जो द्रव्य विलेयता है ना, गैसों की द्रव्य विलेयता कैसा प्रक्रम होता है, ऊष्मा छेपी प्रक्रम होता है। छेपी प्रक्रम है, कैसा प्रक्रम है, ऊष्मा छेपी प्रक्रम है। और ऊष्मा छेपी प्रक्रम के दौरान अगर आप ताप बढ़ाओगे तो गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वैसे भी जब आप किसी गैस को ब्लैक में खोलोगे तो वहाँ पर क्या होगा, गैसों के अणुओं की जो है स्थानांतरित गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और स्थानांतरित गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो विलेयता को क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता घटती है। अगला है दाब का प्रभाव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दाब का प्रभाव। और दोस्तों गैसों की द्रव्य विलेयता के अंदर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए एक नियम आता है, उसे कहते हैं अपन हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम ये कहता है कि अगर आप किसी गैस को किसी द्रव में घोल रहे हो तो उसकी जो विलेयता है, यानी गैस की जो मात्रा है, वो उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी, यानी कि x समानुपाती p। x क्या है यहाँ पर, गैस की मोल भिन्न, जिसको अपन दूसरा नाम दे रहे हैं गैस की विलेयता या गैस की मात्रा। ये जो मात्रा है या गैस की विलेयता है वो किस पर निर्भर कर रही है, आपकी गैस के द्वारा जो सब विलायक पर लगाएगा जो आंशिक दाब होता है उसके समानुपाती है। यानी जिस गैस का जितना ज़्यादा आंशिक दाब होगा उसकी विलेयता उतनी ज़्यादा होगी। अब इधर देखिए अपन ने क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद में अपन एक इक्वेशन लेके आए, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये कहलाती है आपकी हेनरी इक्वेशन, हेनरी समीकरण। अब इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो x है, यानी कि आपकी गैस की विलेयता है, वो के एच क्या है यहाँ पर, हेनरी कांस्टेंट, उस के एच के क्या है, व्युत्क्रमणपाती है। अब के एच के बारे में आप दो बात याद रखोगे कि अलग अलग गैसों के लिए के एच की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, और ये जो के एच की वैल्यू है ना, ये टेम्परेचर पर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, यानी कि टेम्परेचर के समानुपाती है। अगर आप ताप बढ़ाओगे तो के एच का मान भी बढ़ेगा, और जो विलेयता है वो के एच के व्युत्क्रमणपाती है। तो हमने यहाँ से क्वेश्चन पढ़ा था दोस्तों कि जो जलीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं, आपके गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में रहना अधिक पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप बात करें गर्म पानी की तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और ठंडे पानी की बात करें तो उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो के एच की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और के एच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पर क्या है, आपकी विलेयता कम होगी। तो गर्म पानी में जो ऑक्सीजन है उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और ठंडे पानी में उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जलीय जीव जंतुओं को श्वसन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो वो गर्म पानी की जगह किस में आएंगे, ठंडे पानी में आएंगे। तो ये अपन ने इसका एक सिग्निफिकेंस देखा था। और दोस्तों उसके बाद में हमने पढ़ी थी हेनरी नियम की सीमाएं। तो हेनरी नियम की सीमाओं में 4 पॉइंट याद रखने दोस्तों। एक तो कि दाब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए, और जो आपके विलेय हैं, जो आपका विलेय है वो क्या है, ब्लैक में ना तो संघूर्णन करना चाहिए ना ही वियोजन करना चाहिए, यानी कोई प्रकार की अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट हमने लिखा कि जो विलेयता है वो विलेयता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, गैस की विलेयता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फिर हमने पढ़े हेनरी नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग में हमने देखा था कि जो सोडा वाटर होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उनकी बोतलों को क्या है, तीव्र CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, उसमें अधिक दाब के साथ CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। फिर उनके ढक्कन को बंद किया जाता है। क्यों किया जाता है अधिक दाब के साथ प्रवाहित CO2 गैस को, क्योंकि उसकी विलेयता उस पानी के अंदर अधिक हो जाए, CO2 गैस की विलेयता अधिक हो जाए। CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए उसको तीव्र प्रेशर के साथ क्या किया जाता है, भरा जाता है। ओके, एक बात तो ये हो गई। अब अगली बात क्या है, अगला अनुप्रयोग हमने देखा कि अधिक ऊंचाई पर रहने वाले जो लोग हैं, या फिर जो आपके चढ़ने वाले क्लाइंबर्स होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, उनको क्या है, अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई आती है।
ठीक है, क्यों आती है? क्योंकि भाई जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो ऑक्सीजन गैस है और जो वायुमंडलीय दाब है उनका जो आंशिक दाब है वो क्या होता जा रहा है आपका, कम होता जा रहा है। ठीक है ना। अगर गैस का आंशिक दाब कम होता जा रहा है तो हमारे रक्त में जो O2 है उसकी विलेयता घटती जाएगी। ठीक है, तो हमें सांस लेने में क्या आएगी, कठिनाई आएगी। अब सांस लेने में कठिनाई आएगी तो इससे क्या होता है, जो ऊपर रहने वाले लोग हैं अधिक ऊंचाई पर, उनमें इसके वजह से एक समस्या उत्पन्न होती है। उनके सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, उनकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, इस चिकित्सकीय अवस्था को हम क्या कहते हैं, इस चिकित्सकीय अवस्था को हम कहते हैं एनोक्सिया। ठीक है, अगला अपन ने देखा था कि भाई जो समुद्री जल में नीचे जाने वाले गोताखोर होते हैं उनको भी एक समस्या उत्पन्न होती है जिसको अपन बैंड्स के नाम से जानते हैं। नीचे जाते वक्त उनकी विलेयता ऑक्सीजन की बढ़ती जाती है और नीचे जाएंगे अपन जैसे जैसे तो दाब क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा। गैसों की विलेयता हमारे रक्त में बढ़ती जाएगी और उसके साथ साथ अन्य गैसें भी हमारे रक्त में घुलेंगी। अब नीचे जाते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे गोताखोर ऊपर आता है तो उसके शरीर में जो घुली हुई नाइट्रोजन गैस है वो वापस बाहर निकलेगी, क्योंकि ऊपर आ रहा है तो दाब क्या है आपका, घटता आएगा, और दाब घटेगा तो विलेयता कम होगी, तो गैसें आपके शरीर में से बाहर निकलेंगी। तो उस टाइम नाइट्रोजन के हमारे बुलबुले बन जाते हैं अंदर, और उन नाइट्रोजन के बुलबुलों बनने से हमें बहुत अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है, बहुत अधिक पीड़ा होती है, अत्यधिक पीड़ा होती है, जिसकी वजह से कई बार मौत का कारण भी बन जाता है। इस समस्या को अपन चिकित्सकीय अवस्था में क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। इस चिकित्सकीय अवस्था को क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। इसलिए क्या है कि गोताखोर जो है अपने श्वसन जो यंत्र होता है उसमें हीलियम गैस को मिलाकर भरा जाता है उस यंत्र के अंदर, और एक अपन ने कंपोजिशन लिखा था, इतनी इतनी मात्रा में गैसों को भरकर लिया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो था आपका क्या, अनुप्रयोग। और हाँ, एक और पढ़ा था कि अगर कोई दुर्गंध युक्त पानी है, गंदा पानी है, तो उसको अपन गर्म करके क्या कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि उसमें दुर्गंध वाली जो गैसें थी वो क्या है, गर्म करने पर उनकी विलेयता घट जाएगी और वो बास बनकर उड़ जाएंगी। ये चीज़ अपन ने देखी थी। उसके बाद में इसका नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है दोस्तों, द्रव का वाष्पदाब। द्रव का वाष्पदाब क्या है भाई, कोई भी द्रव है, ठीक है, वो बंद पात्र में अपने रख रखा है, उसकी वेपर बनना स्टार्ट होगी और बनते बनते क्या एक साम्य अवस्था आएगी, तो निश्चित ताप पर साम्य अवस्था पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया जो दाब होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पदाब कहते हैं। और वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों में एक तो है आपका कि जो वाष्पदाब है वो आपका क्या है, अंतराण्विक आकर्षण बलों के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। यानी कि आप जिस द्रव के वाष्पदाब की बात कर रहे हो उस द्रव के अणुओं के बीच में किस प्रकार के आकर्षण बल हैं, अगर वो दुर्बल आकर्षण बल हैं तो आपका वाष्पदाब ज़्यादा होगा, और वो अगर प्रबल आकर्षण बल हैं तो उनका वाष्पदाब कम होगा। ऐसे ही आपका जो वाष्पदाब है वो क्या है, ताप के समानुपाती होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ताप बढ़ाओगे वाष्पदाब बढ़ जाएगा, ताप घटाओगे वाष्पदाब घट जाएगा। और इसी प्रकार आपका जो वाष्पदाब है वो किसी द्रव के क्वथनांक के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती। अगर आपको दो क्वथनांक दे दिए, दो द्रव दे दिए ए और बी, उनमें से जिसका क्वथनांक ज़्यादा है उसका वाष्पदाब कम होगा, और जिसका क्वथनांक कम है उसका वाष्पदाब ज़्यादा होगा। अब इसके बाद पढ़ा अपन ने वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। दोस्तों राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी बिलियन के अंदर उपस्थित घटकों का जो वाष्पदाब है वो उनकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो अपन ने कहा कि कोई विलेय है और विलायक है, ये तो विलायक हो गया, और ये पी भी क्या हो गया, विलेय का वाष्पदाब बिलियन के अंदर। तो बिलियन के अंदर जो विलायक है उसका वाष्पदाब पी ए, उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा एक्स ए के, और पी भी समानुपाती होगा एक्स बी के। अब इन्हें समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या लाएंगे, एक नियतांक लाएंगे, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। ये आपका राउल्ट का नियम है। अब देखिए हमने राउल्ट के नियम को दो तरह से देखा, एक तो वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए और एक अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। वाष्पशील विलेय का मतलब होता है कि ऐसा विलेय जिसका वाष्पदाब होता है वो वाष्पशील कहलाता है, और अवाष्पशील कौन होता है, अवाष्पशील वो होते हैं जिनके वाष्पदाब नहीं होते, जिनका कोई वाष्पदाब नहीं होता, जीरो होता है वाष्पदाब। अवाष्पशील विलेय की बात करें तो आपका चीनी है, नमक है,
ग्लूकोज है, ये क्या है आपके अवाष्पशील विलेय हैं। अब वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जब हमने कुल विलयन का वाष्प दाब देखा तो वो आया था P0A प्लस XV इंटू P0B माइनस P0, और इसी को हमने दूसरी तरह से देखा था। तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन याद होनी चाहिए। अगला हमने देखा है क्या अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, जिसको अपन ठोस द्रव विलयन कहते हैं। इसमें हमने देखा कि इसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगर आप किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हो तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो तरह से देखा, P0A माइनस PS को तो कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, और अगर नीचे P0A से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब दोस्तों यहाँ पर P0A ये क्या है, ये आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और P0B क्या होता है, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो आपकी विलेय की मोल भिन्न के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, विलेय की मोल भिन्न के इक्वल होता है। आगे देखिए, हमने पढ़ा है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, यानी कि विलयन दो प्रकार के होते हैं आपके, एक तो आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन कौन होते हैं, ऐसे विलयन जो प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर आपके राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करने का मतलब है कि उनके विलयन के अंदर जो वाष्प दाब हैं वो राउल्ट के नियम के अनुसार आए। जो आपको राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब आया है वही वाष्प दाब अगर उनका वास्तव में है तो उसका मतलब वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं। भाई आपने उस विलयन का वाष्प दाब चेक करा और कैलकुलेशन से आपने निकाला राउल्ट के नियम से भी, तो वही आया जितना आपका आ रहा है, तो इसका मतलब वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, यानी कि PA बराबर P0A XA और PB बराबर P0B XV। दूसरी शर्त क्या है कि उसका जो आयतन है डेल्टा V मिश्रण, यानी कि उस मिश्रण का जो आयतन परिवर्तन है, डेल्टा V का मतलब आयतन में परिवर्तन, वो कितना होना चाहिए, 0। यानी कि आपके जो विलेय और विलायक का जो आयतन था पहले, उन दोनों को मिला दिया तो जो विलयन बना उसको आयतन उन दोनों के आयतन के बराबर आना चाहिए, मतलब उन दोनों के आयतन के योग के बराबर आना चाहिए। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 50 ml विलेय और आपका क्या है 100 ml विलायक था, तो दोनों को मिलाने के बाद कितना बनेगा, 150 ml। अब वो 150 ml अगर है इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर वो उससे कम हो गया अगर और ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब जो आयतन में परिवर्तन हो गया। यहाँ आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है भाई, अगली शर्त क्या है कि डेल्टा H मिश्रण क्या होगा, 0, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। ना तो ही आपका मिश्रण ऊष्मा का अवशोषण करेगा ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, अब पहली बात तो आदर्श विलयन क्या है, होते नहीं हैं। कुछ विलयन आपके आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। अब इसका कारण क्या है आदर्श विलयन का, और ये कब आदर्श विलयन हो सकते हैं। देखिए, आपका शुद्ध विलेय और विलायक थे। शुद्ध विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में पहले क्या था, आकर्षण बल था, अंतरान्वयिक आकर्षण बल थे उनके बीच में, और जब मिला दिया तो उसके बाद में क्या हुआ, अब विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में होने लगेंगे। पहले तो विलेय विलेय के बीच में था, विलायक विलायक के बीच में था, जब वो दोनों अलग अलग थे, और मिलाने के बाद में क्या हो जाएगा, मिलाने के बाद में अब विलेय और विलायक के कणों के बीच में लगने लगेंगे। तो आपके जो आकर्षण बल हैं वो पहले विलेय विलायक विलेय और विलायक विलायक के बीच में जो आकर्षण बल थे, अगर वो बाद में भी मिलाने के बाद में विलेय विलायक के बीच में लगने वाले आकर्षण बलों के बराबर है, तो ऐसा विलयन आपका क्या करेगा, आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करेगा। और अगर विलयन आपका आदर्श विलयन है तो हमारा इस तरह का ग्राफ आता है। इसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। अनादर्श विलयन क्या होता है, अगर कोई विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो वह अनादर्श विलयन कहलाएगा। PA बराबर क्या हो जाएगा, P0A XA, और PB बराबर नहीं होगा किसके, P0B XB के। सॉरी, यहाँ पर ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा। यानी कि आपका जो वाष्प दाब आया है वो राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब आ रहा है उसके इक्वल नहीं आएगा, या तो उससे कम आएगा या उससे ज़्यादा आएगा। आपका जो डेल्टा B मिश्रण है उसमें भी चेंज हो जाएगा। पहले तो 0 आ रहा था लेकिन इस बार चेंज हो जाएगा। डेल्टा H मिश्रण है वो भी क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। यानी ऊष्मा का या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। और जो मैं कह रहा था कि भाई अंतरान्वयिक आकर्षण बल थे, पहले जो थे शुद्ध विलेय विलेय और शुद्ध विलायक विलायक में जो आकर्षण बल थे, अब क्या है वो आकर्षण बल नहीं रहेंगे। जब आपने विलयन बना दिया तो विलेय और विलायक अणुओं के बीच में जब विलयन के अंदर आकर्षण बल होंगे वो पहले के बराबर नहीं होंगे, या तो उससे ज़्यादा होंगे या कम होंगे। अब इसी आधार पर अनादर्श विलयन आपके क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसी आधार पर आपके जो अनादर्श विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और
ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका जो वास्तव है वो राउल्ट के नियम के अनुसार वास्तव के बराबर नहीं आ रहा है तो या तो उससे कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर आपका वास्तव राउल्ट के नियम से प्राप्त वास्तव से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए और पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर डेल्टा एच मिश्रण क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। ये भी यानी कि एंथैल्पी का जो परिवर्तन है वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। और आयतन में परिवर्तन भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा, यानी आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक है यानी डेल्टा एच पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, इस प्रक्रम में ऊष्मा क्या की गई है, अवशोषित की गई है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सारी चीज़ ग्रेटर देन हो गई तो आपका जो ये वाला अंतरान्विक आकर्षण बल वाली बात है ये भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि पहले जो आपके विले थे और ब्लैक थे उनमें जो अंतरान्विक आकर्षण बल लग रहे थे, अब क्या होगा, जो विलयन है उसके अंदर विले और ब्लैक के बीच में जो अंतरान्विक आकर्षण बल हैं वो पहले की बजाय ज़्यादा होंगे। इसके एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका ग्राफ जो है, पहले आदर्श विलयन के लिए तो क्या आ रहा था, ये वाली लाइन सीधी सीधी आ रही थी, लेकिन इस बार क्या होगा, धनात्मक विचलन में आपका जो ग्राफ है वो ऊपर उठ जाएगा। तो ये डॉटेड मैंने बनाया है, इस डॉटेड का मतलब है कि आपका अब हर जो कुल दाब है वो भी ज़्यादा आएगा, पी भी ज़्यादा आएगा और पी ए भी ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ग्राफ आपका ऊपर उठ जाएगा। तो धनात्मक विचलन के लिए आपको ये ग्राफ याद रखना है। सिमिलरली अगर हम बात करें ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी लेस देन हो जाएंगी। आपका जो वास्तव आएगा वो राउल्ट के नियम से प्राप्त वास्तव से क्या आएगा, कम आएगा, है ना। तो पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए और पी बी लेस देन इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। और जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी लेस देन 0 आएगा और आयतन परिवर्तन भी लेस देन 0 आएगा, यानी ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक का मतलब है कि आयतन घट जाएगा। और डेल्टा एच मिश्रण अगर ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब प्रक्रम कैसा हो जाएगा आपका, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन, ठीक है जी। और ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो आपका विलयन कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपका जो अंतरान्विक आकर्षण बल है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके लिए। और ग्राफ में आप देख रहे हो कि पहले ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा था, है ना, अब ग्राफ में क्या नीचे की तरफ ला रहे हैं अपन ये डॉटेड लाइनों को। यानी ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले जो अनादर्श विलयन है उनका जो ग्राफ आएगा, उस ग्राफ के अंदर आपको पता है कि जो आपके पी ए और पी बी हैं वो क्या आएंगे, पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी से कम आएंगे, इसलिए इनका ग्राफ क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, यानी पहले से कम आएगा। आइडियल में ये ऊपर की तरफ आ रहा था धनात्मक विचलन दर्शाने वाले में, और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले में क्या आएगा, नीचे आएगा ग्राफ, इसमें ऊपर आ रहा था। तो ये तो बात थी अपन के आदर्श और अनादर्श विलयन की, जिसमें अपन ने देखा अनादर्श विलयन जो है धनात्मक विचलन दर्शाता है और ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। इनके आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्थिर क्वाथी मिश्रण, या इसको अपन क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप। तो देखिए दोस्तों, ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन समान रहता है और ये एक स्थिर ताप पर उबलता है, इसे क्या कहते हैं अपन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी कि दो घटक ऐसे हैं जिनका मिश्रण है ना, जो संगठन आपका उसका मिश्रण में है यानी द्रव अवस्था में है, वही संगठन आपका वाष्प अवस्था में होगा। यानी कि किसी ताप पे अपन उसको उबालेंगे तो वो दोनों एक साथ ही एक ही ताप पे उबलेंगे, यानी उन दोनों का क्वथनांक क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अब दोनों का अगर क्वथनांक समान हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो क्या है, आपके दोनों जो वाष्प होंगे उनमें भी उतनी ही मात्रा में होंगे जितने आपके द्रव अवस्था में है, ठीक है। ऐसे मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण आपके दो प्रकार होते हैं, निम्न क्वथनांक एजियोट्रॉप और एक उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉप। निम्न क्वथनांक एजियोट्रॉप कौन होते हैं, जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ऐसे अनादर्श विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो तो कैसे होते हैं, निम्न क्वथनांक वाले। निम्न क्वथनांक वाले एजियोट्रॉपिक में क्या होता है, जो मिश्रण बनेगा ना आपका, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके उन घटकों से कम होगा। जैसे आपके दोनों घटक थे उनका बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है। अब आपका जो मिश्रण बना है उस मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, उन दोनों घटकों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा।
जो मान उन दोनों का था उनसे भी कम मान होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है। उच्च क्वथनांक एजिट्रॉप क्या होगा? ऐसे अनादर्श विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो क्या होंगे? उच्च क्वथनांक वाले एजिट्रॉप होंगे। और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उनके दोनों घटकों से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अपन का टॉपिक है दोस्तों अनुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर या कह सकते हैं सांद्रता पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। यानी विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे विलयनों के लिए पहली बात तो काम आते हैं, तो इसमें याद रखना है कि ये अति तनु विलयनों के लिए आपको अनुसंग गुणधर्म पढ़ने हैं, और ऐसे विलयन के लिए पढ़ने हैं जिसमें विलय का ना तो वियोजन हो रहा हो और ना ही संगुणन हो रहा हो। ठीक है। और क्या करेंगे, एक दूसरी बात, हम जो अनुसंग गुणधर्म पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम क्या करेंगे? अवाष्पशील विलय मिलाएंगे दोस्तों। क्या मिलाएंगे? अवाष्पशील विलय। और अवाष्पशील विलय के बारे में आप जानते हो, इसका वास्तव क्या होता है? शून्य होता है। तो टोटल हमने 4 अनुसंग गुणधर्म पढ़े हैं। पहला है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन, और चौथा है परासरण दाब। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब यह है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में आप अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसका वाष्पदाब घट जाता है। अब वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? तो ये अपन पहले भी देख चुके हैं, विलय की मोल भिन्न के बराबर। अब बात यह है दोस्तों कि अनुसंख्य गुणधर्म है ना आपके, इनका उपयोग क्या है? इनका उपयोग है किसी विलय के अनुभार को ज्ञात करना। अगर आप किसी विलायक में कोई अज्ञात विलय मिलाते हो तो आप उस अज्ञात विलय का अनुभार ज्ञात कर सकते हो। तो चारों ही अनुसंग गुणधर्म की सहायता से हम विलय का अनुभार ज्ञात करते हैं और इससे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। अब देखिए इधर एम बी बराबर क्या हो जाएगा? एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस। अगला है क्वथनांक में उन्नयन, जिसको अपन डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब है कि अगर आप वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाओगे तो इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अपन साधारण पानी में आपने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया 1 चम्मच, तो अब उसका आप क्वथनांक देखोगे तो क्वथनांक ज़्यादा आएगा पानी से। ठीक है। चलिए, क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर किसी द्रव का जो वाष्पदाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसी ताप को आप क्या कहते हो? क्वथनांक कहते हो। अब दोस्तों हमने ग्राफ देखा था इसका, और उस ग्राफ की हेल्प से हमने एक रिजल्ट निकाला कि जो क्वथनांक में उन्नयन है वो किसके समानुपाती होगा? वाष्पदाब में परिवर्तन के। यानी जितना वाष्पदाब में परिवर्तन होगा क्वथनांक में उन्नयन उतना ही ज़्यादा होगा। अब क्वथनांक में उन्नयन को हम ऐसे देख सकते हैं, टी बी माइनस टी नॉट बी। यानी कि आपका क्वथनांक बड़ा है ना, तो जो विलयन का क्वथनांक है वो तो कौन है? टी बी। और टी नॉट भी क्या है? आपके जो शुद्ध विलायक था उसका क्वथनांक। अब बढ़ गया तो हम ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो टी बी माइनस टी नॉट भी करेंगे, है ना। अब हमने यहाँ से ये फॉर्मूला आगे चलाया ये वाला, उसके बाद में एक इक्वेशन आई डेल्टा टी बी इक्वल टू आया के बी इंटू स्मॉल एम। यहाँ पर के बी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है ना, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और स्मॉल एम क्या है? आपकी मोललता है। इससे भी अपन ने क्या निकाला? एम बी निकाला, विलय का अनुभार। तो क्या आया? के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। इस के बी की अपन ने इकाई देखी केल्विन के जी पर मोल। ठीक है। तो ये चारों ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। अगला है हिमांक में अवनमन, जिसको अपन डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक में अवनमन। यानी कि अगर आप किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हो तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन। हिमांक क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का जो वाष्पदाब है उसकी ठोस व द्रव अवस्था में समान हो जाए। यानी कि कोई पदार्थ है, अभी वो द्रव अवस्था में है और आप क्या कर रहे हो? उसका ताप घटाते जा रहे हो। तो ताप घटाते घटाते जाओगे तो एक ताप ऐसा आएगा जिस पर वो किस में बदल जाएगा? ठोस अवस्था में बदल जाएगा। और उस ताप पे आपका जो वाष्पदाब है ना, उस पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाओं में समान होगा। उसी ताप को अपन क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। अब सिमिलरली जैसे हिमांक में
जो अवनमन होगा वो किसके समानुपाती होगा, वाष्प दाब में अंतर के, यानी वाष्प दाब में जितना अंतर होगा हिमांक में अवनमन उतना ही होगा। हिमांक में अवनमन हो रहा है, इसका मतलब कि शुद्ध विलायक का हिमांक ज़्यादा था और अब जो विलयन बना है उसका हिमांक और घट गया। जैसे कहने का मतलब ये है कि पानी में अगर आपने शक्कर मिलाई है तो पानी तो जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो आपका शक्कर का विलयन है वो और कम टेम्परेचर पे जमेगा, यानी कि 0 से नीचे चला जाएगा माइनस में। अब आपका ये जो हिमांक में अवनमन है उसकी इक्वेशन आती है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। के एफ क्या है यहाँ पर, मोलल अवनमन स्थिरांक, और स्मॉल एम क्या है, आपकी मोललता है। यहीं से हमने क्या निकाला, विलय के अनुभार का एक सूत्र निकाला, के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हाँ दोस्तों, एक बात याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई विलायक का नाम नहीं दे तो हमें क्या मानना है, जल मानना है। और यार दोस्तों, आप जल का तो बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उसका हिमांक जानते हैं कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सवाल में ये हमसे देगा नहीं, ये हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। के एफ क्या है, आपका मोलर अवनमन स्थिरांक है, ठीक है, जिसको अपन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल, इसकी यूनिट हो जाएगी। और ये यूनिट किसकी थी, आपकी केवी की थी। अब है आपका अगला परासरण दाब, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। परासरण दाब सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। परासरण दाब जो अनुषंग गुणधर्म है, इसका उपयोग दोस्तों आपके जो पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं, जैव अणु होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, इनके अनुभार को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। कौन सी अनुषंग गुणधर्म, परासरण दाब, यानी कि उच्च अनुभार वाले यौगिक जो होते हैं आपके जैव अणु, प्रोटीन या कह सकते हैं बहुलक, उनका अनुभार ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुषंग गुणधर्म काम में लिया जाता है, परासरण दाब। परासरण दाब है क्या, देखो, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर लगाया जाने वाला अधिकतम दाब, ठीक है, ये अतिरिक्त नहीं है, क्या है, अधिकतम दाब है, जिससे आपकी परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन, परासरण दाब। अब दोस्तों, ये परासरण क्या है, आपने पढ़ा है कि अगर आप दो विलयनों को, जिनकी सांद्रता क्या है, अलग अलग है, उनको अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम झिल्ली से क्या करते हो, विभाजित करते हो, तो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण चले जाते हैं, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चले जाते हैं, स्वतः प्रवाहित होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन परासरण कहते हैं, ठीक है। अब अगर इस प्रक्रिया को रोकना है तो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक अधिकतम एक दाब लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो परासरण रुक जाए, ठीक है। उसी दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और ये जो SPM है उसकी खास बात क्या है दोस्तों, जो अर्धपारगम झिल्ली है वो केवल विलायक के कणों को ही अपने में से पार होने देती है। इसका अगर आपसे पूछ ले कि संश्लेषित एग्जाम्पल या संश्लेषित किसी SPM का नाम बताइए, तो आपने पढ़ रखा है क्या, पोटेशियम फेरोसाइनेट। आगे चलते हैं, इधर देखिए। अब ये जो पाई है ना, आपका पाई, ये क्या होता है, किसी विलयन का जो परासरण दाब है वो उसकी सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। ये किसने कहा था, वॉन-टॉप ने। और क्या कहा था कि जो परासरण दाब है वो ताप के भी समानुपाती होता है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अगर एक साथ देखें तो पाई समानुपाती हो जाएगा CT। यहाँ से आपकी इक्वेशन बन के आएगी पाई इक्वल टू CRT। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा R क्या है, गैस नियतांक है। पाई इक्वल टू CRT। अब दोस्तों C क्या है, यहाँ पर सांद्रता है। सांद्रता में भी कौन सी सांद्रता, मोलरता है। और मोलरता को हम क्या लिख सकते हैं, N/V, यानी विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में इंटू RT। ये इक्वेशन आप काम में ले सकते हो। अब यहाँ से हमने आगे सॉल्व किया तो हमें विलय के अनुभार का एक सूत्र आया, MV बराबर WV/πV इंटू RT। ये हो गई आपकी चारों अनुषंग गुणधर्म। अब इस परासरण में ही हमने एक टॉपिक पढ़ा था, प्रतिलोम परासरण, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि RO। RO क्या है दोस्तों, जो परासरण की प्रक्रिया हो रही थी ना अपन की, उसी के अपोजिट प्रक्रिया करनी है। परासरण में तो क्या हो रहा था कि विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले की तरफ जा रहे थे स्वतः, लेकिन आपको क्या करना है, अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कणों को कम सांद्रता वाले विलयन की ओर भेजना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अधिक सांद्रता वाला विलयन है उसकी तरफ
एक दाव आरोपित करना पड़ेगा, और वो जो दाव आरोपित करना पड़ेगा वो किससे ज़्यादा करना पड़ेगा, परासरण दाब से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो पी आरोपित है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, आपका पाई से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, प्रतिलोम परासरण होगा। अब प्रतिलोम परासरण के उपयोग देख सकते हैं, एक तो भाई पीने के पानी के शुद्धिकरण में, और दूसरा समुद्री जल के विलवनीकरण में, यानी समुद्री जल से नमक को अलग करने में। तो ये हो गया अपन का पूरा अनुषंग गुणधर्म। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट टॉपिक बचता है, उसका नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान या असामान्य अनुभार। हमने अभी तक जितने भी अनुषंग गुणधर्म पढ़े हैं उसमें हमने क्या देखा कि आपका विलेय जो है वो ना तो वियोजित हो रहा था ना संगुणित हो रहा था, यानी जितने कण आपके पहले थे विलयन बनने के बाद में भी उतने ही कण, यानी कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, किसके, विलेय के। अब दोस्तों बात यह है कि यदि आपका विलेय क्या हो जाए, वियोजित या संगुणित हो जाए, तो आपका जो अनुभार आएगा, अब जो आप कैलकुलेट करोगे इन फार्मूलों से, जो अनुभार आएगा वो अनुभार आपका क्या होगा, वास्तविक अनुभार से भिन्न प्राप्त होगा, यानी कि या तो कम हो सकता है या ज़्यादा होगा। जो वास्तविक अनुभार है वो नहीं आएगा। जैसे ग्लूकोज का कितना होता है, 180, तो अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इस 180 से या तो ज़्यादा आएगा या कम आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, इसे तो क्या कहते हैं अपन, मोलर असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जो भिन्न आता है ना उसको क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब आप देखिए अभी तक जो पढ़ के आए उसके अकॉर्डिंग विलेय का जो अनुभार होता है वो अनुषंग गुणधर्म के क्या होता है भाई, व्युत्क्रमणपाती। आप जितने भी अनुषंग गुणधर्म देखे अभी अपन ने, उन सब में क्या है, आपकी अनुषंग गुणधर्म नीचे आता है। जैसे इसी में देख लो, पाई नीचे है, एम बी किसके व्युत्क्रमणपाती है, परासरण दाब के। तो सभी में ऐसा ही है, आप देख सकते हो कि जो विलेय का अनुभार है वो अनुषंग गुणधर्म के क्या है, व्युत्क्रमणपाती है। और दूसरी बात हम जानते हैं कि भाई अनुषंग गुणधर्म कणों की संख्या के क्या है, समानुपाती है। कणों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी अनुषंग गुणधर्म उतने ज़्यादा होंगे। और दोस्तों अगर अनुषंग गुणधर्म जितना ज़्यादा होगा अनुभार उतना ही कम हो जाएगा। अब अपन यहाँ पर दो चीज़ देखेंगे, एक देखेंगे वियोजन और एक देखेंगे संगुणन। वियोजन का मतलब होता है कि आपका विलेय जो है वो विलायक में डालते ही टूट जाएगा। अगर विलेय विलायकों में टूट गया तो नंबर ऑफ़ आयंस क्या हो जाएंगे, आपके इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ़ कणों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो अनुषंग गुणधर्म भी बढ़ जाएंगे, और अनुषंग गुणधर्म बढ़ जाएंगे तो विलेय का अनुभार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि अगर आपका कोई विलेय जो है वो वियोजन प्रदर्शित कर रहा है तो उसका जो अनुभार है वो वास्तविक अनुभार से कम आएगा। ऐसा ही अपोजिट हो जाएगा किसमें, संगुणन में। संगुणन का मतलब होता है जुड़ना। यदि आपने विलेय को किसी विलायक में पटका और वो संगुणित हो गया, यानी कि पहले तो वो अलग अलग थे अब वो जुड़ गए आपस में। अब जुड़ने का तरीका ये हो सकता है कि वो द्विलक बना ले, दो कण आपस में जुड़ जाए तो द्विलक बन जाएगा, तीन जुड़ जाए तो त्रिलक बन जाएगा, और चार जुड़ जाए तो चतुलक बन जाएगा, ठीक है। तो आपके कणों की संख्या कम हो जाएगी, और कणों की संख्या कम हो जाएगी तो अनुषंग गुणधर्म कम हो जाएंगे, और अनुषंग गुणधर्म कम हो जाएंगे तो आपका जो विलेय का अनुभार है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कि अनुषंग गुणधर्म के क्या है, व्युत्क्रमणपाती है। तो संगुणन के केस में तो आपका जो अनुभार आएगा वो वास्तविक अनुभार से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अब दोस्तों इस समस्या को सॉल्व करने के लिए बॉन्टॉप मैदान में कूदे, और बॉन्टॉप ने इस समस्या के समाधान के लिए गुणांक दिया, एक फैक्टर दिया जिसे हम कहते हैं बॉन्टॉप गुणांक। इसको आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। आयोटा क्या होता है, देखिए, सामान्य अनुभार अपॉन असामान्य अनुभार, यानी कि जो आपका सामान्य अनुभार होता है, जैसे NaCl है, NaCl का कितना होता है 58.5, ये तो इसका वास्तविक अनुभार हो गया। असामान्य अनुभार यानी कि आपका जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आयोटा। अब दूसरा इसको हम कैसे देखते हैं, सैद्धांतिक अनुभार बटे प्रेक्षित अनुभार। सैद्धांतिक अनुभार का मतलब है कि जो वास्तव में होता है, और प्रेक्षित अनुभार का मतलब है कि आपने ज्ञात किया है, ठीक है, जो आपका आ रहा है। सैद्धांतिक तो वास्तविक होगा कि भाई इतना तो होता ही है NaCl का 58.5। अब आपका कितना आ रहा है, 55 आ रहा है या 60 आ रहा है, तो वो आपका क्या होगा, प्रेक्षित। अब दूसरा है प्रेक्षित विलेय के कणों की संख्या अपॉन सैद्धांतिक विलेय के कणों की संख्या। अगर कणों की संख्या के आधार पर देखें अपन तो इसका क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, प्रेक्षित ऊपर आएंगे और सैद्धांतिक नीचे आएंगे, ठीक है। और अनुषंग गुणधर्मों की बात करें तो अनुषंग गुणधर्मों के आधार पर भी क्या होगा, ये ऐसे ही आएगा, प्रेक्षित अनुषंग गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अनुषंग गुणधर्म। अब दोस्तों जब वियोजन होगा ना तब तो आपका आयोटा का मान क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा।
संगुणन होगा तो आयोटा का मान 1 से कम आएगा, और अगर ना तो वियोजन हो रहा है ना संगुणन हो रहा है तो आयोटा का मान 1 आएगा। क्योंकि देखो अगर अभी अपन ने देखा कि वियोजन होगा तो जो असामान्य अनुभार है वो पहले से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, वियोजन केस में अब ये ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है तो वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आएगी ना। और अगर संगुणन होगा तो मैंने कहा था संगुणन के केस में असामान्य अनुभार क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। आप कम में ज़्यादा का भाग दोगे तो 1 से कम आएगी वैल्यू आयोटा की। और दोस्तों अगर ना वियोजन हो रहा है ना संगुणन हो रहा है तब तो आपको पता है कि सामान्य अनुभार और असामान्य अनुभार दोनों ही क्या आएंगे, एक जैसे ही आएंगे। तो उस केस में आयोटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब हमने यहाँ आगे देखा वियोजन की मात्रा और आयोटा में रिलेशन निकाला। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला आया अपन का अल्फ़ा इक्वल टू आयोटा माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, जिसको आप ऐसे भी देख सकते हो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस n। अब अपन ने ये बात कही थी कि अगर पूर्ण वियोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, पूर्ण वियोजन हो रहा है, तो उसके केस में अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n के बराबर। यहाँ n क्या है भाई, यहाँ n है आपका कोई विलेय जब वियोजित होगा तो उसमें आयन्स बनेंगे। जैसे AgCl है तो AgCl टूटेगा तो क्या बनेगा, Ag प्लस और Cl माइनस, 2 आयन बने, एक Ag और एक Cl, है ना। ऐसे ही आप क्या करोगे, विलेय को वियोजित करोगे और जितने आयन बनेंगे 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं। तो पूर्ण वियोजन के केस में आयोटा का मान सीधा सीधा उन आयनों की संख्या के बराबर हो जाएगा। संगुणन की मात्रा तथा आयोटा, संगुणन की मात्रा तथा आयोटा की बात करें तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो क्या है, संगुणन की मात्रा है, और वो क्या आएगी, आयोटा माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। यानी कि यहाँ तो क्या था, n माइनस 1 था और यहाँ 1 अपॉन n माइनस 1 था। आप नोट्स में देख सकते हो, अच्छे से समझा रखा है। अब अगर पूर्ण संगुणन हो रहा है, क्या हो रहा है, पूर्ण संगुणन, पूर्ण संगुणन के लिए दोस्तों अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1 है, और आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन n। ये सब देखने के बाद में हमने ये कहा था कि जितने भी अनुसंग गुणधर्म में हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उन सभी फॉर्मूलों में आगे क्या हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कब होगा, जब आपका विलेय जो है वो संगुणन या वियोजन में जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, हमने पूरा चैप्टर का एग्ज़ाम डोज देखा, यानी कि चैप्टर का डोज देखा। आपको सारा पूरा जो चैप्टर था वो 3 पन्ने में अपन ने इकट्ठा कर लिया है। अब ये वीडियो आपकी पूरे चैप्टर का क्या कराती है, रिवीजन कराती है। आपको क्या करना है, इसको देखना है, और आप चाहो तो इन सारे नोट्सों को लिख सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अपने, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करें आपको और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए, या आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती केमिस्ट्री में तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।